चलो, see, there are a lot of myths about resistance training, or not many doctors advise resistance training, especially if your age is 40 or above. Though I don't believe in age is just a number, but फिर भी many doctors say कि आपकी एज ज़्यादा है, आपको जॉइंट हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, तो not many doctors advise resistance training or going to gym, especially if you are above middle age. और जबकि ये the actual reality is exactly opposite. The more you age, the more you need to be doing resistance training more. ठीक है, तो यही एक इशू आता है कि and that is why we in प्रोत्साहन प्रोग्राम हमारा एम क्या है, what is the mission about प्रोत्साहन प्रोग्राम is fighting for youth rather than fighting for health. Okay, हम डिजीज से नहीं लड़ रहे, we are not fighting diseases only. आपका स्टेटस ऑफ यूथ यानी योर हेल्थ स्पैन शुड बी इक्वल टू योर लाइफ स्पैन. आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू आर बेड रिडन और आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी मिजरेबल कंडीशन यू सी विद, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व विद योर रिलेटिव्स एंड एल्डरलीज हु हैव पास्ड अवे. तो एटलीस्ट आपका लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन बराबर होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुड ऑलवेज बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर exercise regime. Now, first of all, resistance training को define किया जाए. What is resistance training? और इसको कुछ लोग strength training भी कहते हैं, जो एक misnomer है. And आज के सेशन में we will be updating so much of information जो आपको किसी भी जिम इंस्ट्रक्टर के द्वारा नहीं दी जाती. No, none of the gym instructors do that. ठीक है, तो resistance training का मतलब है, as the word suggests, resistance means doing the exercise against a resistant. Also it can be called as anti-gravity exercise. Gravity पे एक resistance है ना. For example, मैं squat कर रहा हूँ, मुझे gravity नीचे खींच रही है और मैं इसके against ऊपर आ रहा हूँ. This is called resistance training. You can improve the results, decrease the effort by using resistance, like you can use a dumbbell. ठीक है, क्योंकि movement, जो भी movement हमने करनी है उसके against हमें कुछ resistance को या gravity को बढ़ाना है या weight को बढ़ाना है. You can use resistance bands also. And you can use these kind of plates. ये नहीं है आपके पास फिलहाल, तो you can even use sand bags. किसी भी क्लॉथ में आप सैंड डाल दो, या फिर you can even use buckets, or you can use some water bottles depending on your capacity, कितना वेट आपको चाहिए. ठीक है, तो this is resistance training. तो resistance training का मतलब है anti gravity exercise, doing something against a resistance. Okay, now why do we need to do it? अब पर्पस क्या है इसका, क्यों ये हम सबको करनी चाहिए? What is the purpose for this? So the purpose is, आप सब जानते हैं, as we age, हमारी 85% तक नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी arteries, the arteries secrete nitric oxide from its inner layer of cells called endothelium. It reduces by 85% as we age above 60. And to increase it manifold, you have to do this resistance training. इसको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज या नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज भी बोला जाता है. तो जो हमने पढ़ा ना पिछले वेबिनार में भी हमने डिस्कस किया था अबाउट हाइपरटेंशन, एंड आपको अगर स्ट्रोक, आप देखेंगे अबव 60 स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स बिकम्स वेरी वेरी कॉमन, एंड देन यू आर नॉट एबल टू डू. अब मैं बोलूँ आपको कि जिंदगी का मतलब क्या है एक्चुअली, व्हाट अबाउट द हेल्थ स्टेटस जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो हमें the purpose of life is gaining more, learning more, gaining more experiences. अब मैं बोलूँ आपको इस एज में कि चलो भाई लद्दाख चलते हैं, घूम के आते हैं, एक पहाड़ चढ़ते हैं, आप लोगों का सांस फूल जाएगा और बच्चा आपको बोलेगा, और कई लोगों हार्ट कंडीशन की वजह से जाने भी नहीं दिया जाता. इफ यू वांट टू डू स्कूबा आल्सो, यू नीड टू बी एट ए पर्टिकुलर हेल्थ स्टेटस. अगर आपको स्टेंट डला हुआ है, आप स्कूबा नहीं कर सकते. तो अगर आपको अंडर वाटर वर्ल्ड देखना है, एक्सपीरियंस करना है, यू वांट टू एक्सपीरियंस ब्यूटी ऑफ द नेचर, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी. तो उसी चीज़ के लिए फाइट फॉर योर यूथ वाली बात है, हमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है. तो टू इंक्रीज योर नाइट्रिक ऑक्साइड डंप, आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करनी है, नंबर 1. नंबर 2, एज वी एज वी ऑल लूज मसल मास. हम मसल मास वीक लूज कर देते हैं, तभी हमें, स्पेशली इफ यू आर डायबिटिक, स्पेशली इफ यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्पेशली इफ यू आर ओबीज, आप देखेंगे आपका फैट टिश्यू ज़्यादा हो जाएगा एंड लीन मसल मास विल डिक्रीज एज यू एज. तब आपको डे टू डे एक्टिविटी करने में
ऑल द डे टू डे एक्टिविटी विल बी लिमिटेड. आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम आएंगी, यू विल फील डिफिकल्टी इन लिफ्टिंग थिंग्स. कुछ लाना है सामान आपको, मान लो 3rd फ्लोर तक, तो आपको प्रॉब्लम आएगी. एंड इवन डे टू डे एक्टिव नॉर्मल वॉकिंग और बेड से उठने में भी लोगों को प्रॉब्लम आने लगती है जब बैक मसल्स वीक हो जाते हैं. यू मस्ट हैव बी फीलिंग कि यहाँ पे स्ट्रेस रहता है, पेन रहता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर पे बहुत काम हो गया है एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना. ये आप सुनते हो ना कि क्यों हो रहा है ये, क्योंकि आपके मसल्स इतनी लंबी देर तक काम करने के लिए रेडी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है उनमें. तो टू इम्प्रूव योर मसल मास एंड डिक्रीज योर डिपेंडेंस एज यू एज ऑन अदर्स, आपको किसी व्हील चेयर या किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके मसल्स ही स्ट्रेंथन्ड है. द थर्ड थिंग, स्पेशली फॉर फीमेल पार्टिसिपेंट्स, osteoporosis is very very common in India. More than means 80% people have hip fracture after the age of 70, and hip fracture 90% of hip fracture cases do not survive 1 year, क्योंकि उनकी हिप फ्रैक्चर की वजह से, नॉन हीलिंग होने की वजह से वो लोग बेड रिडन हो जाते हैं और उनकी लाइफ लिमिटेड हो जाती है. तो अगर आपको अपनी बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो यू हैव टू इंक्रीज या द डिमांड ऑन योर बोन्स. जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बोन्स के ऊपर डिमांड क्रिएट करते हैं एंड द ब्लड फ्लो टू बोन्स इंक्रीज. बोन्स को लगता है यार ये तो बहुत मेहनत करा रहा है, मुझे अपने कैल्शियम, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट 2 टाइप के सेल हैं बोन्स में, तो बोन्स ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, द बोन इंक्रीजेज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी एंड डिक्रीजेज इट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, ताकि आपकी बोन स्ट्रेंथ और ऑस्टियोपोरोसिस मेंटेन रहे. ऑफकोर्स विटामिन डी और ये धूप में हम, और तभी मैं कहता हूँ हमेशा ओपन एयर में करो. अभी 50% ऑफ बॉडी इज एक्सपोज टू सन. अगर मैं आधा घंटा यहाँ खड़ा होता हूँ मेरी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विटामिन डी की. तो ऑफकोर्स विटामिन डी इज ए क्रिटिकल फैक्टर, बट वो भी काम नहीं करता है ऑस्टियोपोरोसिस में. और कुछ लोग अब डेनुसुमैब जैसा इंजेक्शन यूज करते हैं, दैट कॉस्ट अराउंड 20,000 to 17,000 to 20,000 पर इंजेक्शन टू, और वो भी काम नहीं करता है अनलेस एंड अनटिल यू क्रिएट डिमांड ऑन योर बोन्स. ठीक है. देन कम्स कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी. जब आप अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, नॉट जस्ट एरोबिक, आप सुबह सैर करे आए बस हो गया, ऐसा नहीं होता. अगर आप ये जिम ट्रेनिंग करते हो आपको हार्ट मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है एंड दे स्ट्रेंथन, तो योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑल्सो इम्प्रूव्स. दूसरी बात, नाइट्रिक ऑक्साइड जब रिलीज होती है यू डिक्रीज योर हाइपरटेंशन. लोग बोलते हैं बीपी रहता है जिम मत जाइयो, उल्टा है. असली बिल्कुल मिथ उल्टे हैं सारे. तो आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो आपको बिल्कुल ही आपका माइंडसेट बदल देगी, एंड ये इसीलिए दी जा रही है आपको ताकि आप इस मिथ से निकल के ज़रूर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए. दूसरा, इफ़ यू वांट टू रन और यू वांट टू डू एनी एरोबिक एक्टिविटी, साइकिलिंग या कुछ, अगर आपके मसल स्ट्रेंथन है, जैसे मैं ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर भाग चुका हूँ, और लोग बोलते हैं रोड पे भागते हो ना आप, देन आपको नी प्रॉब्लम्स होती है. मुझे तो आज तक नहीं है, और मैं सारी रनिंग मैंने रोड पे ही की है मोस्टली, और 100 किलोमीटर की मैराथन्स भी की हैं नॉन स्टॉप. तो भी क्यों? क्योंकि मेरे मसल स्ट्रेंथन है. आपको जो भी की एक्टिविटी या जो भी आपका एक्सरसाइज रिजीम है, दैट शुड इनकॉर्पोरेट बोथ द थिंग्स, एरोबिक एज वेल एज दीज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विच यू डू इन जिम, और आप घर पे जैसे भी करना चाहो. तो बोथ शुड हैव ए करेक्ट बैलेंस. Of course, the amount will decrease or increase depending on your disease. If you have insulin resistant obesity, आपको ज़्यादा ये करनी है resistance, aerobic को थोड़ा सा कम करना है. If you have thyroid, you have to do aerobic more. और अगर आपको थायराइड भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो फिर दोनों को ही बराबर मात्रा में मेंटेन करना है. ठीक है. तो ये तो हो गए पर्पसेस. आप समझ सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज. अब कुछ इसकी इंफॉर्मेशन जो आपको जिम में नहीं दी जाती, और बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं. ज़्यादातर लोग सोचते हैं जिम जाने का काम ओनली यूथ हैज़ टू गो टू जिम टू लुक गुड, टू इंक्रीज देयर मसल्स, उनको दिखाने के लिए, जैसे बॉलीवुड ने कर भी दिया है नॉर्मली. बट ऐसा नहीं है. द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. आप 3 चीज़ों के लिए ये एक्सरसाइजेस करते हैं. तो नंबर 1, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल बी इनकॉर्पोरेटेड बाय यू इन द नेक्स्ट वीक चैलेंज. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कभी जिम्स में नहीं बताया जाता. लोग जाते हैं जिम, बोलते हैं शुरू में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, बाद में रिजल्ट रुक गया, बिकॉज वो सेम टाइप के रेप्स, रिपीटिशंस और सेट्स करते हैं. यानी 12-10-8-6, 12-10-8-6 ये बोल देते हैं जिम इंस्ट्रक्टर.
क्या होता है रेप्स? रेप्स का मतलब होता है रिपीटिशंस. रिपीटिशन मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स यू डू एक्सरसाइज विदाउट हैविंग ए ब्रेक. जैसे मान लो ये एक्सरसाइज आप बाइसेप्स की कर रहे हो, 1 2 3 4, ये मैंने 4 बार रिपीट किया, तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशंस. व्हाट इज सेट्स? सेट्स क्या होता है? सेट्स होता है एक नंबर ऑफ रिपीटिशन जो आप नॉन स्टॉप करते हो. मान लो ये 12 बार किया तो ये 12 का एक सेट बन गया. तो ऐसे कितने सेट करने हैं? तो ब्रेक्स के बीच के बाद सेट्स आप करते हैं. तो ये नंबर ऑफ रिपीटिशन हो गया नॉन स्टॉप, और इनकी टोटल काउंट को हम सेट्स बोलते हैं. तो आई थिंक इट्स क्लियर सबको रिपीटिशन और सेट्स के बारे में. ठीक है, अब बात होती है कि क्या पर्पस है. हम ये आगे थे ना, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के 3 बेसिक पर्पस है, 3 बेसिक गोल्स हैं. नंबर 1 इज हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब आपकी मसल्स की ग्रोथ करना, उसकी साइज को बढ़ाना, जिसके लिए मोस्टली आज की डेट में यूथ काम कर रहा है. इसीलिए जिम जाते हैं. लोगों को आगे का इसके अलावा कोई पर्पस पता ही नहीं है लोगों को. तो सिर्फ ऑफ कोर्स अच्छा दिखना तो एक कोलेट्रल बेनिफिट तो है ही है, वो तो दिखेगा ही जो भी है, लेकिन सिर्फ ये पर्पस नहीं है. तो 1 इज हाइपरट्रॉफी, यानी अपने मसल्स का साइज बढ़ाना है. ठीक है, तो एक तो हो गया हाइपरट्रॉफी. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 इज स्ट्रेंथ. आपको अपनी ताकत को बढ़ाना है. जब आप ये रेगुलर करेंगे, जैसे अब आप करने वाले हैं, आपको दिखेगा पहले दिन आपसे 1 किलो 2 किलो का डंबल भी नहीं उठेगा, और बाय द एंड ऑफ 15 डेज आपको 5 किलो भी कम लगने लगेगा. तो यू विल इंप्रूव योर स्ट्रेंथ. आप अपनी ताकत को बढ़ाते हैं. थर्ड इज एंड्योरेंस. आप अपनी स्टेमिना को बढ़ाते हैं. एंड्योरेंस का मतलब आप किसी एक्सरसाइज को कितनी देर तक बिना थके कर पाते हैं, इसे कहते हैं एंड्योरेंस. दैट इज वाई जब मैंने शुरू में रनिंग करनी शुरू की थी, मैं 3 किलोमीटर में थक जाता था. अब मैं 30 किलोमीटर तो आमतौर पे भाग सकता हूँ. तो ये एक फैक्टर इन है कि एंड्योरेंस को कैसे बढ़ाया जाए. अब लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सेट्स किसके लिए काम आते हैं. तो स्पेशली जो लोग यहाँ पे जिम जा चुके हैं या जाते हैं, वो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे. तो अब ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इसको याद रखिएगा. स्ट्रेंथ के लिए जब आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, और होता क्या है कि सब एक ही सेट करते रहते हैं ना, और एक एवरेज टाइम है, रिसर्च ये कहती है 4 से 6 हफ्ते के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी जो है यूज टू हो जाती है टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स और रैप. तो चेंजेस फर्दर आना बंद हो जाते हैं. देयर आर नो चेंजेस जो दोबारा आते हैं फिर. तो रेप्स की बात की. स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना है? आपको 5 into 5 यानी कि 5 रेप्स 5 सेट्स. इसके बीच में आप 1 से 2 मिनट का गैप ले सकते हैं, बट इसमें ये 5 ऐसे रेप होने चाहिए. ये नहीं कि आप 2 किलो पकड़ के 5 रेप मार रहे हो, ऐसा नहीं. आपको वो वेट चुनना है इसमें कि आपसे 5 से ज्यादा सेट लगे ही ना. ओके, अंडरस्टूड. मान लो, लेकिन आप शुरू में ये नहीं करोगे. अभी हम शुरू में पहले आपको एंड्योरेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि आपका स्टेमिना कम है सबका. तो ये तो हो गया स्ट्रेंथ का 5 into 5. यू कैन हैव ए गैप ऑफ 1 to 2 मिनट्स इन बिटवीन ईच सेट. बट यहाँ वेट हैवी रहेगा, जो आपकी लिमिट में होगा कि आपसे 3 रैप लगे या 5 लगे. 5 से ऊपर छठा रैप आपसे नहीं लगना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए. तो इतना वेट चुना जाएगा इसमें. देन कम्स हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है यू वांट टू इंक्रीज द मसल मास, मसल का साइज बढ़ाना. ये भी इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो रेप्स होते हैं, द रेप्स आर इन द रेंज ऑफ 8 to 12. इसमें वेट ऐसा चुना जाएगा कि आपसे 8 से कम ना लगे रैप, और 12 से ज्यादा भी ना हो पाए. तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा कि 8 to 12 का रैप, बट इसमें आप 4 सेट करेंगे. यानी 12 का कर लिया, एक 8 का कर लिया. इसकी रेंज इतनी रहेगी 12 से 8. वेट भी उसी मुताबिक रहेगा कि आपसे 8 से नीचे रैप ना लगे और 12 से ज्यादा ना लगे. इसमें आप गैप लेंगे 2 सेट्स के बीच में, नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स. एंड तीसरा आता है एंड्योरेंस, जो आपका नेक्स्ट वीक का चैलेंज होने वाला है. एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अभी बिगनर्स हैं. बिगनर्स के लिए एंड्योरेंस फर्स्ट, और इसको हर 6 हफ्ते में इन रेप्स को चेंज करना है टुवर्ड्स. हमें तीनों ही पर्पसेस पे काम करना है. तो रेप रेंज क्या रहेगी एंड्योरेंस के लिए? इट विल बी 15 रेप्स, 15 into 3.
मतलब आपके सेट्स होंगे 12 से 15। अब इसमें वेट आपका लाइट रह सकता है क्योंकि आपसे 12 से कम नहीं लगने और 15 से ज़्यादा नहीं लग रही, उस मुताबिक आपने वेट चुनना है। ये आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, जब आप करने लगोगे एक्सरसाइज तो आपको समझ आ जाएगा। तो एंड्योरेंस हो गई। तो अब आपने 12 से 15 करने हैं रेप्स और गैप रखना है 30 सेकेंड, नॉट मोर देन 30 सेकेंड इसमें भी। तो अब रेप रेंजेस क्लियर है, मैं रिपीट करूंगा बाद में भी, आपके सारे डाउट्स भी लूंगा, लेकिन ये रेप रेंजेस हो गए। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज, जैसे आज का नाम है। एक गलती और करते हैं सब जिम में जाते हैं, मान लो आप 6 दिन जिम जा रहे हैं, तो आपका इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, एक दिन बाइसेप कर लो, एक दिन बैक कर लो, एक दिन चेस्ट कर लो, एक दिन लेग्स कर लो। होता क्या इससे होता यह है कि आपका लेग का नंबर दोबारा आता है नेक्स्ट वीक। मतलब आज आपने मंडे को लेग मारी, लेग की एक्सरसाइजेस, एंड देन द नंबर कम्स, रिपीट हो गई एक्सरसाइज नेक्स्ट मंडे, तो गैप हो गया 1 हफ्ते का। अब उसमें होता क्या है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो जाता है, मतलब मसल्स में क्रॉनिक पेन और फटीग आने लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं और जिम छोड़ भी देते हैं पेन रहने की वजह से। यही गलती है। ये रेफरेंस, ये ठीक है तरीका, लेकिन ये उनके लिए है जिनको compete करना है टू सम काइंड ऑफ एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस। आप लोगों के लिए नहीं, जिनको हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप लोगों को कैसे करना है, यू शुड फोकस ऑन फुल बॉडी वर्कआउट, चाहे आप ऑल्टरनेट डेज पे करिए। 1 या 2 दिन के गैप में जब आप दोबारा मसल्स को ट्रेन करते हैं तो वो थकते नहीं हैं, उनके मसल फाइबर टूट के रिबिल्ड हो जाते हैं, रिकवरी हो जाती है, और आपको वो पेन भी नहीं रहने लगता। आपकी पूरी बॉडी वर्क कर रही होती है हर ऑल्टरनेट डेज पे या 2 दिन में। मैं प्लान्स भी बताऊंगा आपको क्या करना है बाद में। तो आपको ऐसा वर्कआउट करना है जिसमें आपकी पूरी बॉडी यूज अप हो, इसे कहते हैं होल बॉडी वर्कआउट। इसका पूरा मैं शेड्यूल आपको भेज दूंगा एज PDF आपके ग्रुप पे। तो आज का जो टॉपिक था, हमने बोला अपर एंड लोअर बॉडी। अब इसमें पूरी बॉडी में 2 ही तो बॉडी, अपर एंड लोअर, ये दोनों आप कर लेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम लोअर बॉडी से करेंगे, जो सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट होता है लोगों का, एंड इट इज़ द मोस्ट वीक पार्ट एवरीबडी हैज़। अगर आपकी लेग्स मजबूत, आपकी नीव मजबूत होगी ना, तो बिल्डिंग अपने आप मजबूत रहेगी। तो यू हैव टू डू, और सबसे पहले एक्सरसाइज कहूँगा जिसको आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जो बॉडी बिल्डिंग के महानतम, दुनिया के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर रहे हैं, तो उनका मानना था स्क्वाट इज द किंग ऑफ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट्स। शुरू में आप अपने बॉडी वेट को ही रेजिस्टेंस की तरह यूज करेंगे। अब स्क्वाट्स में भी समझिएगा, पोजीशन को ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ कर सकते हैं, वीडियो ऑन करके मुझे चेक भी करा सकते हैं। स्क्वाट्स में क्या रहेगा, पहले फ्रंट से दिखाता हूँ। आपके फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेंगे, जितने आपके शोल्डर वाइड है उतने ही आपके फीट वाइड रहने चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा रह सकते हैं। फीट बिल्कुल स्ट्रेट ना होने की जगह थोड़े स्लाइटली टिल्टेड रहेंगे टुवर्ड्स आउटसाइड, इस पोजीशन में। और इसके बाद आप हाथ की पोजीशन ऐसी रख लीजिए जिससे आपको इजीली मूव करने की प्रॉब्लम ना हो। ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। अब आप स्लोली, और इसमें हम लोग आइसोमेट्रिक, यानी कि ये आइसोमेट्रिक भी यूज़ नहीं करते लोग, ज़बरदस्ती फास्ट करते हैं। एक्सरसाइज को स्लो एंड स्टेडी होके करेंगे, और जो हमारी स्ट्रेंथ लगने वाली पोजीशन होगी, जहाँ पे हमें दम लग रहा होगा, और ब्रीदिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बताता हूँ, तो हम उसको स्टॉप पॉज लेंगे, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। कम मेहनत में ज़्यादा फायदा आप उठा पाते हैं इस मसल से। तो स्क्वाट कैसे करना है, दिस विल बी द पोजीशन, आप नीचे जाएंगे एंड देन यू कम अप, ठीक है। इसमें आप इस तरह से बेंड करेंगे कि आपकी नी 90 डिग्री तक बेंड हो। अगर किसी को प्रॉब्लम्स है लेग में तो हाफ स्क्वाट भी कर सकते हो, किसी को सहारा लेना है तो आप चेयर का सहारा भी ले सकते हो। साइड से पोजीशन देखिएगा, यहाँ बहुत लोग कुछ गलतियाँ करते हैं, स्पेशली करने की ज़बरदस्ती की वजह से आप अपनी बैक को बेंड कर देते हैं, और स्क्वाट्स में बैक इंजरी बहुत होती है, तो लोग करना छोड़ देते हैं और बोलते हैं बैक में दर्द हो रहा है। वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। आप ऐसे करते हैं स्क्वाट में, ऐसे झुका लेते हैं, देखिए राउंड हो गई मेरी बैक, ऐसे राउंड होगी, और फिर ज़बरदस्ती ऊपर आने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब वेट ज़्यादा ले लेते हैं लोग। तो ईगो लिफ्टिंग तो करनी ही नहीं है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी ही करिए। और बैक कैसे रहेगी आप ध्यान से देखिए, इसलिए हाथ ऐसे रखने से क्या बेनिफिट होता है, आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। अब मेरी बैक देखिएगा, दिस इज द करेक्ट पोजीशन, मेरी बैक स्ट्रेट है, नीज 90 डिग्री से बेंड है। अब यहाँ आप स्टॉप करेंगे ताकि मसल्स में टेंशन क्रिएट रहे, और फिर ऊपर देखिए
बैक देखिए इस पोजीशन में रहेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे बेंड नहीं हो रही, ना ऐसे जा रही है ना ऐसे जा रही है, स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो आपने कर ली बॉडी वेट की एक्सरसाइज, बट बॉडी वेट के बाद जैसे मैं कह रहा हूँ बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। हफ्ते 10 दिन बाद आपको बड़े आसानी से 25-25, 30-30 स्क्वाट मारने लग जाओगे। तो उसमें क्या करना है, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है सबके पास और हमें अपनी स्ट्रेंथ को एवोल्यूट करते रहना है। मैंने बोला फाइट फॉर योर यूथ, नॉट फॉर योर लाइफ। हमसे बस रो धो के ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, फाइटिंग लाइफ के लिए करे जा रहे हैं। तो फाइट फॉर योर यूथ। हमने फिर क्या करना है, अगले हफ्ते 10 दिन बाद कोई वेट ले लेना है। अब मैंने बोला रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, तो रेजिस्टेंस का कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई बहुत महंगे नहीं आते डंबल्स। आप ऐसे पकड़ेंगे डंबल्स को, मैं अभी 7.5 किलो का ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, इससे 20-25 किलो से भी आराम से किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कैसे आप ट्रेन करते हैं। आपने डंबल को अपने पाम्स में लिया ऐसे, दिस वे, गो डाउन। अब आप बॉडी वेट तो अपना उठा ही रहे हैं जितने भी आप, जैसे मैं 60 किलो का हूँ तो बॉडी वेट तो मैं उठा ही रहा हूँ, साथ में मैंने 7 से 10 किलो और ऐड कर दिया। तो नाउ आई कैन गो डाउन दिस वे एंड कम अप। ये होगी रेजिस्टेंस स्क्वाट्स, इसे वेटेड स्क्वाट्स बोला जाता है। इससे आप कम टाइम में ज़्यादा फायदा उठा पाते हैं। अब साइड से भी देखिएगा, ये वेट उठाने के चक्कर में ऐसे नहीं झुक जाना, सी द करेक्ट पोजीशन। ठीक है, अभी मेरी बैक देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट है, और यहाँ 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए एंड देन कम अप। यस करेक्ट सौरभ, ठीक कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो दिस इज नंबर 1 एक्सरसाइज व्हाट वी कॉल स्क्वाट्स। और रैप कितने करने हैं, जो मैंने बोला आपका फर्स्ट नेक्स्ट वीक का चैलेंज है, यू हैव टू डू 12 to 15 रैप। चूज द वेट। अगर आप अभी सिर्फ 5 कर पा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी वेट से करें। अगर आप इजीली कर पा रहे हो 20-25 तक, तो आप कोई ऐसा वेट चुनिए जिससे आप 15 के से ज़्यादा ना कर पाए, थक जाए। तो पहले हफ्ते 3 सेट्स रेप्स रहेंगे 12 से 15, ये आपको नेक्स्ट वीक फॉलो करना है। तो ये होगी स्क्वाट्स की। सभी एक्सरसाइज में रेप रेंज यही रहने वाली है फॉर नेक्स्ट 6 वीक्स। 6 वीक्स के बाद चेंज करेंगे स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी पे। पहला रहेगा स्टेमिना एंड्योरेंस, उसके बाद आप हाइपरट्रॉफी पे जाएंगे, यानी 8 से 12 वाले सेट्स। तब तक आप यूज टू भी हो जाएंगे वेट उठाने के। तो 8 से 12 वाले रैप 4 सेट्स, और उसके बाद आप करेंगे स्ट्रेंथ पे काम, जिसमें आप, क्योंकि अब आप 12 हफ्ते एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब आपके पास और ताकत आ चुकी है, तो आप स्ट्रेंथ पे काम करोगे। अब आप हैवी करोगे और 5-5 रेप्स के 5-5 सेट्स करोगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज स्क्वाट होगी। सेकंड विल बी लेग कर्ल। नॉर्मली ये मशीन्स पे की जाती है जिम में, बट ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे, अगर जैसे मैंने ये एंकल वेट पहने हुए हैं, आप देख रहे होंगे कुछ अलग, और पैर उठाने में भी मुझे थोड़ा सा दम लग रहा है। ये एंकल वेट आते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कपड़े में रेत भर लीजिए जितना आपसे वेट उठता है। वैसे बहुत इजीली अवेलेबल है, 500-700 के बीच में आ जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स की दुकान पे। मैं 2 किलो के यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब मैं साइकिलिंग भी करता हूँ तो इससे रेजिस्टेंस आ जाती है, आप कम टाइम में ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो 2 किलो के ये मैंने पहने हुए हैं। आप कोई भी रेत का बैग लेके भी बांध सकते हो, और इसको 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप बेंच पे लेट जाओ, किसी भी बेड पे भी लेट सकते हो, या आप खड़े होके भी कर सकते हो। खड़े होके थोड़ा सहारा लेना चाहो तो आप ले लो। आपको ये देखिए पोजीशन, ये थाई बिल्कुल दूसरी लेग के पैरेलल रहेगी, बिल्कुल पैरेलल, एंड यू विल लिफ्ट योर एंकल टुवर्ड्स दिस मच। अब ये हैमस्ट्रिंग मसल की एक्सरसाइज है, ये जो पीछे के मसल है ये हैमस्ट्रिंग है। सबसे ज़्यादा इंजरी यहीं होती है फास्ट बॉलर्स को भी, तो इसलिए आप देखेंगे कितने सारे क्रिकेटर जिम ज़रूर करते हैं, इसीलिए ताकि वो लंबे टाइम इंजरी फ्री पीरियड खेलें। इसे लेग कर्ल कहते हैं। इमेजिन कीजिए मैं लेटा हुआ हूँ, तो इसको लेट के भी कर सकते हो आप नीचे। मैं दिखा देता हूँ आपको करके, आई होप इट इज़ विजिबल। आप इस तरह से लेट जाएं बेड पे एंड यू विल लिफ्ट दिस। अब आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जिम्स में इसके लिए मशीन्स होती हैं जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी लेग कर्ल, सेकेंड एक्सरसाइज। थर्ड इज ये पूरे लेग मसल्स के एक्सरसाइज जो आप बता रहा हूँ, थर्ड वन। ये सभी एक्सरसाइजेस मतलब पूरे लेग मसल्स को, एक तो स्क्वाट्स जो है फुल लेग मसल्स को इनकॉर्पोरेट करता है, और ये भी, इसे कहते हैं वॉकिंग लंजेस। ये कैसे करने होते हैं, पहले फ्रंट से यू हैव टू वॉक दिस वे, एंड आप बेंड करेंगे अपनी पिछली टांग को इस तरह से कि आपकी नी जस्ट टच कर रही हो ग्राउंड को।
सी दिस वे, साइड से आप देखिए ज़्यादा इजीली। इतना बड़ा स्ट्राइड नहीं लेना कि आप अनकंफर्टेबल हो जाएं या इम्बैलेंस हो जाए। इसमें आपकी पिछला पैर जो है टोस पे आ जाएगा और हील हवा में रहेगी। सी दिस वे, इसको ऐसे 15 बार करना है जैसे मैंने बताया। ऐसे आप किसी सहारा भी ले सकते हो और दूसरी टांग से भी जो भी करनी है दोनों तरफ करनी है, ठीक है। अब इसमें शुरू में आप आसानी से कर रहे हो तो बाद में क्या करना है, सेम वेट उठा लेना है। अगेन आप नीचे गए, ये ऊपर, सीधा पोजीशन, आप पोजीशन करेक्ट कीजिए। स्ट्राइड बहुत पास भी नहीं होगी बहुत, और यहाँ पे आपने 2 मिनट पॉज देना है। यहाँ देखिए ये मसल कैसे टाइटन हो रहे हैं, इस तरफ से दिखेगा आपको बेटर। सी दीज आर द थाई मसल्स, जिसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं। ऊपर आने के लिए हैमस्ट्रिंग का यूज हो रहा है और काफ मसल भी यूज हो रही है, देखिए। तो दिस वे दिस विल बी डन। ये है थर्ड एक्सरसाइज, जिसको लंजेस बोलते हैं, वॉकिंग लंजेस। स्क्वाट हो गया, लेग कर्ल हो गया, लंजेस हो गया, 3 हो गया। चौथी एक्सरसाइज, इसको बोलते हैं काफ रेज। सबसे वीक पार्ट मैंने जो देखा है क्लिनिक में लोगों का, ये काफ है। और इसी की वीकनेस की वजह से स्पेशली लेडीज को पैरों में सूजन रहने लगती है और वेरिकोज वेन की समस्या भी होती है। आप सारा दिन किचन में खड़े रह के काम करते हैं, ऑफिस में आपके पैर लटके रहते हैं जमीन, मतलब ग्रेविटी के साथ। कहीं ट्रैवल करते हैं गाड़ी में तो भी पैर लटके हैं, तो सारा दिन ग्रेविटी एक्ट करती रहती है। और इसको हम लोग बोलते हैं, काफ मसल को हम बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट। मतलब ये लेग का एक हार्ट की तरह काम करता है। जैसे हमारे हार्ट पंप करता है पूरी बॉडी को ब्लड, काफ मसल पंप आउट करते हैं ब्लड लेग से वापस हार्ट को। अगर ये स्ट्रांग होंगे ना आपके, तो आपको पैरों में कोई सूजन नहीं रहेगी, कभी वेरिकोज वेन की समस्या नहीं आएगी। अब करना कैसे इसको, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप नॉर्मल, जैसे किचन में खड़े हो, मान लो आप वेट कर रहे हो, सब्जी पक रही है स्लो पे, सिम पे, तो आप इसको खड़े होकर आराम से कर सकते हो। आप नॉर्मल ग्राउंड पे कुछ पकड़ना है पकड़ लीजिए, ऐसे टोस पे आ जाना है, टोस पे आके खड़े हो जाना है, हील हवा में, नी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। देखिए नी नहीं बेंड होगी, ऐसे बेंड नहीं हो रही, ये आगे हवा में, यहाँ पे होल्ड कर लेना। आप करके देखो मेरे साथ, आपको यहाँ टाइट लगने लगेगा। होल्ड करो 2 सेकंड 5 सेकंड, होल्ड इट हियर। लग रहा है काफ मसल टाइट, ऐसे नीचे आ जाना है। और इसके बाद ऑपोजिट, अब आप हील पे खड़े हो जाएंगे और टोस को हवा में उठाएंगे। अब आप हील पे खड़े हैं, टोस हवा में आपके, अगेन नी स्ट्रेट, ये फिर नीचे, फिर अगला पैर ऊपर। ये पूरी एक्सरसाइज का है। और इसमें होल्ड कीजिए जितना ज्यादा कर सको, जितना टाइम बढ़ाओगे उतना फायदा है इसमें। ये भी 12 से 15 रेप करने, ठीक है। इसको फर्दर इंटेंसिफाई कर सकते हैं डंबल पकड़ के भी, ऐसे। इसका दूसरा तरीका क्या है, और इफेक्टिविटी बढ़ानी है अगर, तो आप किसी सरफेस पे खड़े हो जाए, जैसे सीढ़ियां होती हैं, तो आप, जैसे मैं प्लेट पे हो रहा हूँ, सीढ़ियां हैं, या किसी ब्रिक पे या सीढ़ियों पे सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें पकड़ने के लिए आपको रेलिंग्स भी मिल जाती है, आप गिरते नहीं है। तो उसमें क्या, आप ऊपर आए और फिर वहीं पे सीढ़ियों पे नीचे चले गए, तो उससे क्या होता है, सरफेस के ऊपर नीचे होने के लिए आपको जगह मिल जाती है, स्टेपर मिल जाता है, उससे आप बहुत इजीली कर पाते हैं। मैं डंबल पे करके दिखाता हूँ, इसकी हाइट बिल्कुल ब्रिक के बराबर ही है। आपने ऐसे किया एक पैर से, आप इसमें नीचे जा सकते हैं, फिर ऊपर आ सकते हैं। तो ये दोनों काम एक ही जगह हो सकते हैं। बट मान लो ऑफिस में आपके पास स्टेपर नहीं है, सीढ़ियाँ तो मिल ही जाती हैं हर जगह, तो आप ये वाला भी इक्वली इफेक्टिव है प्लेन ग्राउंड पे। अब 4 एक्सरसाइज होगी। हमने स्क्वाट्स किया, हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल किया, काफ को भी मजबूत कर लिया, ठीक है, और चौथा वॉकिंग लंजेस किया, जिसमें पूरा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो नी प्रॉब्लम को भी ठीक करती है, तो जिनको नी प्रॉब्लम है उनको एक काफ रेज, और अब ये तीसरी एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ 5वीं, ये करनी है। इसे कहते हैं लेग एक्सटेंशन। इसके लिए भी मशीन्स अवेलेबल होती हैं जिम्स में, बट अगेन आपको जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये जैसे काफ में ये अपने लेग्स पे ये पहने हुए हैं,
एंकल वेट्स, इनको एंकल वेट्स कहते हैं। या आप ले लीजिए किसी हाई चेयर पे बैठ जाइए, चेयर ऐसी हो जिसमें आपके पैर लटके हवा में, थोड़ी ऊंची हो, और इसमें आपने पैर को ऐसे धीरे धीरे स्ट्रेट करना है। ठीक है, अब मैं 2.5 किलो का पैर, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है लेग के, इसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। जिम में ऐसे मशीन्स होती है जिसमें हम दोनों पैर यूज करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो ये जरूर कर सकते हैं। जिनके पास जिम नहीं है, ये दोनों पैरों से कर लो। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप थोड़ी सी रेत ले लीजिए जितनी आपको चाहिए, 250-300 ग्राम, 500 ग्राम, और उसको एक रुमाल में बांध के अपने एंकल पे बांध लीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका घर का एंकल वेट, खुद का देसी। और इसको आपने चाहे एक टांग से कीजिए, होल्ड इट हेयर, जितना होल्ड करेंगे उतना अच्छा है। ये देखिए कैसे लेग मसल्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, किस तरह से इनको इनकॉर्पोरेट हो गई है। फिर नीचे ऐसे ही दूसरे पैर से, दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखिएगा, जिसमें स्ट्रेंथ लग रही है वहाँ पे आपको होल्ड करना है 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना आप कर पाए। इसे आइसोमेट्रिक कहते हैं, उससे आप ज़्यादा फायदा उठाते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ये और काफ, नीज को मोड़ने के लिए कौन से मसल यूज हो रहे हैं? एक तो ये क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग और काफ। हम तीनों को स्ट्रेंथन अगर कर लें तो नी एज ए जॉइंट पे जोर कम पड़ेगा, इंजरी कम हो। इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं, ब्रीदिंग कैसे करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस कैसे लेना है ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज। जब आप किसी भी एक्सरसाइज में रिलैक्सिंग पोजीशन में आ रहे हैं तो आप सांस अंदर लेंगे, और जब आपका दम लग रहा है एक्सरसाइज में तो आप सांस छोड़ेंगे। जैसे स्क्वाट की बात करें, जब मैं नीचे गया सांस अंदर है, जब मैं ऊपर आ रहा हूँ आई विल ब्रीथ आउट। चाहे आप माउथ से करें या नोज से करें, आपकी मर्जी है। वैसे माउथ से करने से थकान कम होती है। तो ब्रीदिंग इन जब मैं नीचे जा रहा हूँ, ब्रीदिंग आउट व्हेन आई एम कमिंग अप। किसी भी एक्सरसाइज में जहां आपकी स्ट्रेंथ लग रही है आप ब्रीथ आउट करेंगे, जहां आप रिलैक्सिंग पोजीशन में जा रहे हैं वहां ब्रीथ इन करेंगे। जैसे मान लो बाइसेप की एक्सरसाइज है, अब हम आएंगे अपर बॉडी पे तो बताऊंगा मैं। ये जब ऊपर आ रहा है आप ब्रीथ आउट करेंगे, जब नीचे जा रहा है डंबल ग्रेविटी के साथ तो आप ब्रीथ इन करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सभी एक्सरसाइजेस का। आई होप इट्स क्लियर कि कैसे ब्रीथ करना है। तो लोअर बॉडी की 5 एक्सरसाइजेस रिपीट कर लेते हैं। नंबर 1 स्क्वाट, ठीक है, नंबर 1 इज स्क्वाट। नंबर 2 लेग कर्ल। नंबर 3 वॉकिंग लंजेस। नंबर 4 काफ रेस। नंबर 5 लेग एक्सटेंशन। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं भी मिल रहा, ऑफिस में खड़े होके भी आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिस वे, ये आप 90 डिग्री बैंड रख रहे हो, इसको सीधा किया फिर नीचे ले आए। तो लोग बहाना मारते हैं कि टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, इतना तो आप, और इससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म एक ही पोजीशन में बैठे हो ना ऑफिस में, थोड़ा सा उठ के 5 मिनट के लिए कर लो, लेग में मसल्स आ जाएगा। वो जो आपका ब्लड इकट्ठा हो रहा था, सूजन लाता है जो रात तक, वो आप ऐसे ऐसे करके अपने आराम से ठीक कर सकते हैं। तो 5 मिनट तो निकाले जा ही सकते हैं बीच बीच में। अब बात करते हैं अपर बॉडी की। आजकल बहुत कॉमन देखा जाता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम, यहाँ पे फटीग इकट्ठा होने लगता है। फाइब्रोमाइल्जिया नाम से एक प्रॉब्लम है जो ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा काम करने से भी आती है, नींद पूरी ना होने से आती है। तो ये मसल्स आजकल देखा जा रहा है बहुत पेन में लोगों के रह रहे हैं, क्योंकि काम का समय बढ़ गया आजकल ऑनलाइन होने की वजह से। तो इसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी, इसको कहते हैं शोल्डर प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस। इसमें आपने डंबल ले लेने इस तरह से, आपके कान के बिल्कुल पास आ जाएंगे और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेंगे डंबल। ठीक है, और इसके बाद यू विल रेज देम, पूरा स्ट्रेट हाथ ऊपर करेंगे आप। इसे कहते हैं शोल्डर प्रेस। मैं शोल्डर से प्रेस कर रहा हूँ। ब्रीदिंग का ध्यान रखिएगा, जब मैं ऊपर कर रहा हूँ डंबल सांस छोड़ूंगा, जब नीचे लाऊंगा सांस लूंगा। इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है ऊपर। ठीक है, अगेन रैप वही रहेंगे 12 से 15। तो पहली हो गई डंबल शोल्डर प्रेस। सेकेंड एक्सरसाइज विल बी डंबल फ्रंट रेज।
क्योंकि ये मसल डेल्टॉइड मसल छोटे होते हैं, इसमें कम वेट उठा पाते हैं आप। पोजीशन हमेशा सही रखिए, ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए, ये कोई वेट उठाने का कंपटीशन नहीं करेंगे हम। इसमें भी हॉरिजॉन्टल रहेंगे आपके डंबल, लेकिन आपकी थाई के सामने रहेंगे। इसमें आप, नाम बता रहा है फ्रंट रेस, आप फ्रंट में रेस कर रहे हैं, यहाँ होल्ड करके रखेंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, अगेन सेकंड। ठीक है, इसको दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। अगर टाइम कम है किसी दिन आपके पास तो अगेन 12 से 15 रख। वैसे आई विल प्रेफर कि शुरू में आप एक एक करके करें, उससे आपका फोकस रहेगा। गलती नहीं करनी है, होल्ड यहाँ पे करके, बेंड नहीं होगी दुर्गा जी, ये आपकी एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए, सीधी आएगी। एल्बो बेंड हो गई तो इंजरी होगी फिर, और वो वेट दूसरे मसल पे चलेगा जो हमारा पर्पस नहीं है। साइड से देखिए आप, ठीक है, शोल्डर की हाइट तक रहेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर स्लोली नीचे जाना है, एकदम झटके से नहीं छोड़ना, क्योंकि हमें दोनों मूवमेंट का फायदा उठाना चाहिए। जिम में ये भी लोग गलती करते हैं कि यहाँ तो मेहनत कर दी, यहाँ छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि यहाँ पे तो आप रेजिस्टेंस से ऊपर आ रहे हो, तो ऐसी रेजिस्टेंस से स्लोली नीचे जाएंगे, इसी कहते हैं आइसोमेट्रिक। तो आप दोनों मूवमेंट का, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों का फायदा उठा रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थर्ड एक्सरसाइज, इसे कहते हैं साइड रेस। साइड शोल्डर के लिए है साइड रेस, दिस वे। इसमें डंबल वर्टिकली फ्रंट में रहेंगे इस तरह से, थाइस के आगे से शुरू करेंगे मूवमेंट, हल्का सा आप आगे को बेंड करेंगे ताकि मूवमेंट के लिए आपको जगह मिले, एंड यू विल रेज दिस। इसको भी शोल्डर तक लाना है साइड में। इसमें हल्की सी एल्बो बेंड होती है इस वे में कि ये जो शोल्डर है ना ऐसे टिल्ट हो जाए आगे, हल्का सा। ये देखिए सौरभ, आपका डंबल हैवी है, इस एक्सरसाइज में लाइट चाहिए होता है, तभी आप सही से कर पाएंगे। दिस वे, ठीक है। आपको फील हो रहा होगा ये जो मसल है ट्रेपेजियस, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं सारा दिन, आपको यहाँ फील हो रहा होगा कि कैसे यहाँ टाइट हो रहे हैं मसल्स, है ना। तो ये धीरे धीरे करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आप लंबे टाइम तक काम कर पाएंगे बिना थके, फिर वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रंट रेज हो गई, साइड रेज हो गई, देन कम्स अपराइट रोज, इसका नाम है। अपराइट रोज कैसे करनी, आपने डंबल को इस तरह से पकड़ लेना एंड यू कम अप। इसके दो तरीके हैं, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो भी सही रहेगा, ये होल्ड डंबल है सामने से, इसको ऊपर लाए, ये देखिए ये पैरेलल रहेंगी बिल्कुल ग्राउंड के, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेंगी ना, ऐसे रहेंगी, बिल्कुल पैरेलल लानी चाहिए। यहाँ पे होल्ड करनी है पोजीशन, साइड से देखिए चिन तक आएगा आपका डंबल, लेकिन आपकी एल्बो बिल्कुल आउटवर्ड होगी, स्ट्रेट है। इस एक्सरसाइज में भी आपको फील हो रहा होगा ट्रेपेजियस, यहाँ होल्ड करेंगे, यहाँ बिल्कुल टाइटन हो रहा है। डंबल शोल्डर प्रेस, डंबल फ्रंट रेस, साइड रेस एंड अपराइट रोज। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है, थोड़ी एडवांस है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसमें मूवमेंट बहुत कम है, इसे कहते हैं श्रग्स। देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही ज्यादा, मेरी एल्बो स्ट्रेट है, साइड में डंबल है और इसको मैं लिफ्ट कर रहा हूं दिस वे, यहाँ होल्ड किया हुआ है मैंने, ठीक है, नीचे गया एंड दिस वे, यहाँ पे होल्ड कर रखा है मैंने, तो ये सिर्फ ट्रेपेजियस मसल्स को टाइट कर रहे हैं दिस वे। ये सब आपको बहुत रिलीफ देगी आपके सर्वाइकल के और थकान के सिम्टम्स में जो यहाँ इकट्ठी होती रहती है। अब अपर बॉडी में आपने ये कर लिया, बैक कर लिया। एक और एक्सरसाइज जो फुल बॉडी है, कुछ लोग कर पाएंगे कुछ लोग नहीं, इसमें लेकिन करना ट्राई सबको है, धीरे धीरे सब करने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बचपन से ही सीख के आया सारी चीज़ें और कर लेता है, और स्ट्रेंथ धीरे धीरे ही बढ़ती है, तो प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी, ठीक है। पुशअप्स
पुशअप्स बिना किसी वेट के, बिना किसी चीज के करने वाली अपर बॉडी की फुल बॉडी एक्सरसाइज है। पुशअप कैसे करना है, फ्रंट से दिखाता हूं पहले। अगेन आपके शोल्डर के वाइड रहेंगे आपके हाथ, ठीक है। एंड यू विल देन गो डाउन, यहाँ पे है स्टॉप करेंगे एंड कम अप, स्लो एंड स्टेडी। साइड से देखिए, इसमें कुछ लोग अभी नी को हवा में रख के नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अलाउड है कि वो आप नीज को ऐसे बेंड करके अपर बॉडी को ऐसे लेते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, आर्म्स आपके शोल्डर के साथ रहेगी। कुछ लोग आगे कर देते हैं, उससे नुकसान होता है, ज़्यादा पीछे भी नहीं। तो जहाँ शोल्डर है आपका, वहीं पे आपकी पाम्स होंगी। यू विल गो डाउन एंड कम अप। इसका मेजर ये है कि आपका हाथ आपकी निप्पल की लाइन में होना चाहिए, ठीक है, साइडवेज। ये अपर बॉडी की फुल बॉडी एक्सरसाइज, इसमें बैक भी इन्वॉल्व होती है, चेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, आर्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और इसको एज वार्म अप कर सकते हो आप। और जिनका अभी नींद नहीं लग पा रही, वो नींद नीचे लगा के करें। दूसरा देखा जाता है, बहुत सारे स्पेशली फीमेल्स के आर्म्स में बहुत फैट इकट्ठा हो जाता है और उनकी स्किन लूज होकर लटकने लगती है। यहाँ से बहुत कॉमन है और आर्म्स का वीकनेस भी बहुत आम होता जा रहा है। तो अपर बॉडी की हमने बाकी एक्सरसाइज तो कर ली, शोल्डर और ट्रेपेजियस के लिए। अब स्पेसिफिक पे आएंगे, स्पेशली बाइसेप मसल्स। इसको कैसे करना है, स्लोली। ये अगेन 90 डिग्री तक यहाँ स्टॉप करेंगे, आर्म आपकी साइड में रहेगी बिल्कुल। आप इसको चिपका भी सकते हो अपनी साइड बॉडी से। यू कम अप स्लोली, होल्ड इट हेयर एंड गो डाउन स्लोली। इसमें आप बड़ा डंबल भी ले सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज पर योर स्ट्रेंथ। अगेन दिस वे। आपको वही 12 से 15 रैप करने हैं इसमें भी, ठीक है। नहीं दुर्गा जी, इतना ऊपर नहीं लाना, 90 डिग्री बस, ऐसे ऊपर नहीं लाना। ये यहाँ साइड से शुरू करना है, आर्म स्ट्रेट है, और फिर 90 डिग्री तक लाना है, यहाँ होल्ड करना है एंड देन गो डाउन। इसी के एक मॉडिफिकेशन है, इसको हैमर कर्ल कहते हैं। जैसे तो आपने किया, इससे तो डंबल बाइसेप कर्ल बोला, एक हैमर कर्ल होता है। उसमें क्योंकि बाइसेप्स के 2 हेड्स होते हैं, नाम ही दिखा रहा है ना, बाइसेप्स यानी 2 हेड्स है, तो दोनों हेड को हैंड, इसको कहते हैं हैमर कर्ल। इसमें बस कुछ नहीं होता, पहले हॉरिजॉन्टल था डंबल, इसमें वर्टिकल हो जाता है। अगेन सेम वे, यहाँ तक लाना है, होल्ड करना है। देखिए साइड से, इसको हैमर कर्ल बोलते हैं। जैसे हैमर मारते हैं ना हम लोग, अब हम छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को बुलाते रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन आ जा, ये आ जा, कील लगाने के लिए, क्योंकि हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर हैमर कर्ल कर रहे हैं तो आराम से आप सारे काम खुद कर सकते हैं। ये हो गया हैमर कर्ल, ये हो गया बाइसेप। ये ले 2 एक्सरसाइजेज हो गई आपके बाइसेप। हमारी आर्म में एक और मसल होता है, उसे ट्राइसेप बोलते हैं। ये पीछे, ये इसके 3 हेड होते हैं। इसके लिए क्या करना है, आर्म स्ट्रेट, बेंड, 90 डिग्री एंड अप। ये बहुत ही लाइट वेट से होगा। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, कोई आज शायद यहाँ पे फंक्शन वगैरह है। दिस वे, ये हो गए ट्रेपेजियस। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। शोल्डर प्रेस, डंबल फ्रंट रेस, डंबल साइड रेस, देन हमने किया था श्रग्स, अपराइट रोज, और बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल एंड बाइसेप कर्ल, एंड ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप कर्ल, ठीक है। और इसके साथ हमने पुशअप्स और ऐड किए थे। तो ये अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों की सारी एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं आपको। इसका शेड्यूल भी मैं भेज दूंगा आपको। 12 से 15 रैप आप लोग करेंगे, यही चैलेंज है। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप सारी एक्सरसाइजेज एक दिन में नहीं कर पाते मान लो, तो आप अपनी जो वॉक की, अपनी 15 किलोमीटर का चैलेंज आपको दिया गया है 1 हफ्ते में, तो आप पहले वॉक कर लो, उससे बॉडी वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद एक दिन आप लोअर बॉडी कर लो, एक दिन आप अपर बॉडी कर लो, ऑल्टरनेट डेज नंबर आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हो कि वॉक का टाइम कम कर दीजिए, अपर लोअर बॉडी कर ली आज, जैसे संडे को, फिर ट्यूसडे को आपने दोबारा की, मंडे को आपने अपनी वॉक पूरी की।
तो ये अब आपकी कन्वीनियंस पे है, आपके टाइमिंग पे है, आपके शेड्यूल के ऊपर है, ये आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है। बस ये है कि हर मसल ग्रुप को एक दिन का गैप मिल जाता है रिकवरी के लिए, वो बेटर रहता है। तो अपर बॉडी की आज तो परसों दोबारा करनी है। अब शेड्यूल ऐसे बना लीजिए, चाहे दोनों एक दिन में कर लीजिए, चाहे वॉक के बाद पहले अपर कर लीजिए, अगले दिन लोअर कर लीजिए। तो हम पूरी बॉडी वाले वर्कआउट्स ही करेंगे ताकि आप बीमारियों से बचें। एक चीज़ जो इसमें रह गई शुरू में पर्पस बताने में, मैंने हमेशा बताया है, आप सबके टेस्ट रिपोर्ट्स में इंसुलिन बढ़ी हुई है, ये आपने देखी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाना है। इंसुलिन के रिसेप्टर कैसे बढ़ेंगे? जब वो मसल बोलेगा कि मुझे अब और शुगर चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो वो बोलेगा भाई ये ग्लूकोज अंदर जाने के लिए मुझे तो इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का काम आता है। तभी मैं बोलता हूँ डायबिटिक्स को हमेशा जिम जाना चाहिए, वॉक में टाइम नहीं खराब करना चाहिए। यही कारण है कि लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहते हैं, फिर भी इंस्पाइट ऑफ इतनी इंसुलिन उनकी शुगर कंट्रोल नहीं आती। ठीक है, दिस इज द होल थिंग। अगले वीक मतलब कुछ कमिंग वीक्स में मैं आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग का भी कवर करूंगा। वो नेक्स्ट वीक का चल रहा है। हम बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स आपको इतनी चीज़ें सिखा देंगे जो आप बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट करके आराम से अपने यूथ को देर तक ले जाएंगे। मतलब हमारे लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन एक साथ जीना चाहिए ना। आपका ये हाल होना चाहिए कि अगले साल जब मैं मैराथन जाऊं तो आप लोग मेरे को बोले कि हम भी जाएंगे। आपने ऐसा मोटिवेट करके अपने आप को ये करना है, तभी बात बनेगी। ठीक है, अब आप कोई भी डाउट्स हैं किसी भी एक्सरसाइज को लेकर, कोई रिपीटेशन चाहते हैं तो प्लीज़ अपना वीडियो ऑन करके पूछ लीजिए। सर एक बारी लोअर की बता दीजिए दोबारा से। ठीक है, सबसे पहले स्क्वाट्स साइड से देख लीजिए। स्क्वाट्स हो गया, उसके बाद लेग कर्ल, इसके बाद लंजेस, इसे वॉकिंग लंजेस कहते हैं। पोजीशन भी देख लीजिए, आपकी नी रहेगी, सॉरी हील रहेगी ग्राउंड पे, हील रहेगी सॉरी टोज रहेंगे ग्राउंड पे, हील हवा में रहेगी दिस वे। और इसमें हर पोजीशन में जहाँ स्ट्रेंथ रखनी है वहाँ पे आपने पॉज लेना है, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना हो। इसके बाद काफ रेस, इसके बाद हमने की थी लेग एक्सटेंशन। इसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं जो हमने बताई थी। इसको भी यहाँ पे होल्ड करके रखना है ताकि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ रहे। तो ये सब लोअर बॉडी की 5 एक्सरसाइज। ये वीडियो हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, आई वांटेड टू आस्क कि when we are doing push-ups, so उसमें अपना जो फेस है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, सामने की तरफ रहना चाहिए? क्योंकि दोनों पोजीशन ठीक है, लेकिन आपकी नेक मूव नहीं करनी चाहिए। कई लोग दम लगाने के लिए ऐसे नेक को ऊपर नीचे करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्टेबल, चाहे आप आगे देखो चाहे नीचे देखो, दैट डजंट मैटर, बट नेक मूव नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इंजरी होती है। यहाँ पे क्रैम्प्स आ जाते हैं, स्पाज्म आ जाता है। ओके, और एक बार ट्राइसेप के लिए आप दोबारा बना सकते हैं। लाइट वेट रहेगा, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट, ओनली द नी विल बेंड, सॉरी एल्बो विल बेंड। यहाँ पे आप पूरा आउट स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करेंगे। यहाँ पे इधर बिल्कुल सीधी हो जाएगी एल्बो, देन कम डाउन। इसकी एक और मॉडिफिकेशन भी आप कर पाओ तो इसमें जो है ये एल्बो ऐसे सामने आ जाती है, बिल्कुल यहाँ से साइड से देखिएगा, ये पैरेलल रहेगा नेक के साथ, कान के साथ छूता हुआ जाएगा आपका आर्म, एंड यू डू दिस। इसे ओवरहेड प्रेस बोलते हैं, दिस वे। ये एडवांस है थोड़ा, जब आप इससे इजीली हो जाए का कस्टम तो इसको कर सकते हैं। दिस अगेन ये रोटेशनल मूवमेंट है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दुर्गा जी सामने, एल्बो सामने फेस करेगी, हाँ कान के साथ चिपकी, देखिए ना 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 ना, कान के साथ स्ट्रेट, ये आगे नहीं जाएगी ऐसे, यहाँ पे ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे ये साइड से दिखाओ। सौरभ, दुर्गा जी देखिए ध्यान से, गलत कर रहे हैं आप।
आपकी एल्बो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जाएगी, कान के साथ चिपकेगी, आपका बाइसेप स्ट्रेट। यस, दैट्स करेक्ट सौरभ। एनीथिंग एल्स? संजुषा, यस प्लीज गो ऑन। Could you please show the breathing again? How to ब्रीदिंग, किसी भी एक्सरसाइज में जहां हमारी स्ट्रेंथ लग रही है, जब आप दम लगा रहे हो, एफर्ट पुट इन कर रहे हो, आप ब्रीथ आउट करो। जब आप रिलैक्सिंग पोजीशन में हो तो आप ब्रीथ इन करोगे। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स, जब मैं नीचे जा रहा हूं, आई विल इनहेल एंड एक्सहेल जब मैं ऊपर आ रहा हूं। एनी अदर एक्सरसाइज यू वांट? जब बाइसेप कर रहे हैं, जब दम लग रहा है, जब हम लिफ्ट कर रहे हैं डंबल को तो इनहेल करेंगे, सॉरी एक्सहेल करेंगे। जब हम रिलैक्सिंग पोजीशन में जा रहे हैं इनहेल करेंगे। किसी भी एक्सरसाइज में यही नियम है। डंबल उठाते समय हमने एक्सहेल किया, इनहेल नहीं किया, राइट? नहीं, जहां आपका एफर्ट पुट इन हो रहा है वहां पे आप एक्सहेल कर रहे हैं। बाइसेप में आप अच्छा। डंबल लिफ्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ एक्सहेल कर रहे हो। जब ग्रेविटी के साथ नीचे जा रहा है, रिलैक्सिंग पोजीशन में जा रहा है, तब आप इनहेल कर रहे हो। ओके, स्क्वाट्स पे नीचे आते समय लेकिन आपने इनहेल किया। हाँ, तो क्योंकि मैं नीचे एफर्ट थोड़ा लगा रहा हूँ, एफर्ट तो मुझे ऊपर आते हुए लग रहा है ना। ओके, जब मैं ग्रेविटी की हेल्प ले रहा हूँ तो इनहेल कर रहा हूँ, सिंपल। ये तो ग्रेविटी के साथ ही मूव कर रहा हूँ ना, तो इनहेल करूंगा। जब मैं एंटी ग्रेविटी मूव कर रहा हूँ तो एक्सहेल करूंगा, सिंपल एज से। किसी भी एक्सरसाइज में यही है। ओके, एनीवन एल्स? कुछ फीडबैक आपको कुछ नया सीखने को मिला आज? नॉर्मली आपको ये सब पता था? जिम में जाते हैं आप लोग, सौरभ तो खासकर जाता है, तो उसको पता था ये सब? सर बहुत सारी चीजें थी जो करेक्शन हुए हैं। हाँ। That's good to know. नहीं, ये जो हाइपरट्रॉफी और 3 पर्पस है ना, हम लोग इसको डिनाई कर देते हैं और तभी रिजल्ट्स जो है फर्दर एवोल्यूट नहीं होते। 6 हफ्ते बाद आपकी बॉडी एकस्टम्ड हो जाएगी, वो 12 10 8 6 ही कराता रहेगा और फिर बोलेगा वेट बढ़ा दे। वेट बढ़ाते आपको इंजरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी उतनी स्ट्रेंथ गेन ही नहीं कर रही कि मैं इतना वेट उठा लूँ। तो इसीलिए सबसे पहले शुरू करना चाहिए बिगिनर्स को एंड्योरेंस के साथ। 15x3 वाले सेट, 12 से 15 रैप, 3 सेट। इसमें वेट लाइट रहेगा, आपकी बॉडी स्टेमिना बना लेगी। मान लो कम वेट से आप एकस्टम्ड हो जाएंगे आपके मसल्स। उसके बाद अगले 6 हफ्ते 4 to 6 वीक्स में चेंज करना चाहिए। अगले 6 हफ्ते आप करेंगे अपनी एंड्योरेंस के बाद हाइपरट्रॉफी वे का, तब 8 से 12 के 4 रैप अगले 6 हफ्ते। अब आप थोड़ा वेट और बढ़ा चुके होंगे, है ना, तो थोड़ा वेट और बढ़ जाएगा, तब आप और इजी हो जाएगा, आपके मसल क्या हाइपरट्रॉफी भी हो जाएगा। फिर 6 हफ्ते बाद जब एक्स्टम्ड हो जाओगे कि अब थोड़ा वेट, तब आप स्ट्रेंथ पे भी जा सकते हो 5x5 वालों। इस तरह से अगर आप रिपीट करते जाएंगे, आप देखेंगे आपको विदिन 6 मंथ्स डबल से भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आइसोमेट्रिक को यूज़ करना, दोनों पोजीशंस का फ़ायदा उठाना एक ही टाइम में। ऐसे दम लगा के इजीली ऐसे करते रहते हैं लोग, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, एक टाइम के बाद स्टॉप होता है। आइसोमेट्रिक का मतलब है आपको होल्ड करके रखना है, मसल फाइबर पे टेंशन बना के रखनी है, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी आप पॉज करें। तो आइसोमेट्रिक को यूज़ करके आप टाइम कम ले लेते हैं, कम टाइम में रिजल्ट बेहतर आ जाता है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन एल्स? बाकी जब एक्सरसाइजेस देखेंगे एक बार। हाँ, कोई बात नहीं, वो मैं शेड्यूल भी आपको भेज दूंगा, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट, यू कैन गो थ्रू दैट। रेप्स के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। और एक और बात बता देता हूँ, एवरेज नॉर्मली 6 मसल ग्रुप में बांटा जाता है बॉडी को, ठीक है। आप जिम में भी जाते हो तो 6 मसल ग्रुप 6 दिन में कराते हैं वो लोग। बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, लेग्स, बैक एंड शोल्डर्स, ठीक है। इसमें एब्डोमेन को भूल जाते हैं, एब्डोमेन भी है। एब्डोमेन की एक्सरसाइज तो मैं वैसे ही बता दूंगा, वो आप इजीली घर पे कर सकते हो, वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इन 6 मसल को एक एक करके वो कराते हैं हर रोज। एक मसल आपने बाइसेप आज किया, फिर अगले हफ्ते नंबर आता है, तो ऐसा नहीं करना है। और ऑन एन एवरेज एक मसल ग्रुप की 6 एक्सरसाइजेज होती है। तो जब आप एडवांस पे जा रहे हो, कम्पीट करने जा रहे हो, एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग, तो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आप लोगों के लिए हर की 6 एक्सरसाइजेज आप समझ गए, हर मतलब वो मैं आपको शेड्यूल भी भेजूंगा अभी। उन 6 में से आप कोई 2 सिलेक्ट कर लीजिए पर डे के लिए, हर मसल ग्रुप की। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो जिम करंटली जा रहे हैं, वो ये कर सकते हैं। तो आपने 2 एक्सरसाइज सिलेक्ट कर ली,
और 6 मसल ग्रुप की 12 एक्सरसाइज की, बट डू दिस ऑल्टरनेट डेज। तो हर 2-2-2 को, जो 6 है ना आपकी, 6 को आप डिवाइड कर दीजिए 2-2-2 में। जैसे लेग्स के एग्जांपल लेता हूँ, एक दिन आप स्क्वाट्स और लेग प्रेस कर लीजिए, अगले दिन आप लंजेस, मतलब एक दिन के गैप के बाद आप लंजेस कर लीजिए और लेग कर्ल कर लीजिए, और उसके नेक्स्ट डे फिर आप काफ कर लीजिए और लेग एक्सटेंशन कर लीजिए। तो हमने 6 एक्सरसाइज को 3 दिन में डिवाइड करके किया। बट सिर्फ ये नहीं, साथ में फिर शोल्डर की 2 कर लीजिए, चेस्ट की 2 कीजिए, बाइसेप्स की 2 कीजिए। इस तरह से आपको फुल बॉडी वर्कआउट मिलेगा, पेन नहीं होगा और रिजल्ट बेटर होगा। आई विल गिव यू एग्जैक्ट शेड्यूल विद एक्सरसाइज नेम्स इन ए वाइल। ठीक है, तो अभी के लिए चैलेंज ये है, अलॉन्ग विद योर वॉक्स एंड रनिंग जो भी आप लोग कर रहे हैं, उसके साथ स्क्वाट्स या अपनी लोअर अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस करेंगे, और मुझे स्क्वाट्स के वीडियो जरूर भेजेंगे। ठीक है, आपका नंबर बढ़ता जाना चाहिए स्क्वाट्स पे। हमारे प्रीवियस बैच में स्टिक करके इसको बड़े आसानी से बीपी की दवाई उन्होंने सिर्फ 1.5 महीने के अंदर छोड़ ली थी, जो 7 साल से ले रहे थे। तभी मैं कहता हूँ सिर्फ वॉकिंग रनिंग नहीं उन्होंने, और ही कैन डू 100 स्क्वाट्स नॉन स्टॉप नाउ। तो कीप ऑन बिल्डिंग ऑन योर प्रीवियस एफर्ट्स, यही हमारा मेन एम है। डॉक्टर जी, मैं एक चीज पूछनी थी कि अगर मैं रनिंग कर रहा हूँ सुबह लेट से फॉर 3 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर, तो उसके बाद मुझे वर्कआउट करना चाहिए या फिर कैसे है? क्योंकि कितना गैप होना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, बट डू टेक समथिंग टू मतलब इनहांस योर एनर्जी। डॉक्टर गरिमा विल हेल्प। वैसे मैं कैसे करता था, तो जब मैं खारदुंगला के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो आई यूज टू रन 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, और मेरे पास क्योंकि दिन में क्लिनिक होता था, तो आई डू माई जिम ट्रेनिंग इमीडिएटली आफ्टर दैट। बट इसके बीच ब्रीफ गैप में मैं चने का सत्तू पीता था एंड ए बनाना, सो दैट आई गेट माई एनर्जी बैक, जो मैं स्ट्रेंथ में पुट इन कर पाऊँ। और अदरवाइज अगर आपको ज़्यादा एक्टिव लग रहा है तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन रन कीजिए अपना 5 किलोमीटर, आपको 15 किलोमीटर बोला है हमने, तो हफ्ते में 3 दिन रन कीजिए, और बाकी 3 दिन ये अपर लोअर बॉडी एक्सरसाइज साथ कीजिए। दैट कैन इजीली बी डन। इसमें कम हेक्टिक हो जाएगा और दोनों का बेनिफिट आप उठा लेंगे। I think that should be enough for today. Yeah. Okay, let me stop the recording first. Any questions you have?